जय हिंद और सभी साथियों को सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद है कि ये साल आप लोग का वन ऑफ द बेस्ट ईयर होगा जिसमें आप अपना बेस्ट देंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी आप तैयारी कर रहे हैं या जिस भी लक्ष्य की आप प्राप्ति करना चाहते हैं वो सफल हो सकें, आप उसमें सक्षम बन सकें और ये कहा जा सके कि आप अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करें, मैक्सिमम एफर्ट दें उस संदर्भ में। तो मैं प्रभु से यही कामना करता हूँ, बजरंगबली से यही कामना करता हूँ कि सभी लोग इस साल को एकदम धमाकेदार बनाएं। अब आते हैं थोड़ा सा, यूपीएससी का फॉर्म निकला है और बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, बहुत सारा कि सर, जैसे मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस जनरली आते हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैं जनरली ओवरव्यू ले लेता हूँ कि अच्छा क्या है, डाउट क्या दिक्कत आ रही है। अगर मेरे से बन पाता है तो मैं ज़रूर हेल्प करता हूँ। जैसे कई लोग मेडिकल के बारे में पूछ रहे थे, कई लोग, तो देखो उतनी मुझे भी जानकारी नहीं है तो मैं इसको एक्सेप्ट करने में, हाँ एक्सेप्ट ही बोलते हैं, तो एक्सेप्ट करने में मैं बहुत ज़्यादा शर्माता नहीं हूँ कि जितनी जानकारी है उतने के हिसाब से ही आपकी मदद मैं भी कर सकता हूँ। तो एक दो बातें हैं, पहले तो मैं फॉर्म के रिगार्डिंग और फिर अभी के प्लानिंग, दो बातें आज मुझे करनी है कि अभी से आपकी 26 जनवरी आज का दिन है, अभी से आपकी प्लानिंग क्या होगी या मेरे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए। नो डाउट कि मेरी प्लानिंग आपकी प्लानिंग में थोड़ा अंतर हो सकता है, बहुत अंतर हो सकता है, सबको अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही करना है। मैं रहता तो मैं क्या प्लानिंग करता मैं वो बता रहा हूँ। और सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि फॉर्म से रिलेटेड, जो यूपीएससी का भी फॉर्म आया है और आप लोग फॉर्म भर रहे होगे, नहीं भर रहे हो तो भर देना जल्द से जल्द, बहुत डिले मत करना। कई बार कुछ सेंटर्स जो जैसे गोरखपुर सपोज एग्जांपल सेंटर है तो वो फिल हो जाता है, वो भर जाता है, अगर आप बहुत लेट करोगे तो वो सेंटर शायद ना मिले। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ फॉर्म से रिलेटेड, सबसे पहले तो सही से भरना, प्रॉपर टाइम लीजिए, आप एक दिन का समय लीजिए, नोटिफिकेशन देखिए, फोटो किस आकार की मांगी गई है, डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने हैं, तो किस डीपीआई में अपलोड करने हैं, तो वो प्रॉपर आपको देखना पड़ेगा। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि सर वो कैफ़े वाले ने फ़ोटो गलत भर दी, या कैफ़े वाले ने इनकम सर्टिफिकेट पिताजी की जगह किसी और के पिताजी की लगा दी। देखिए इसके जिम्मेदार आप होंगे। आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, कैफ़े वाले को यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं देना, उसको अपनी दुकान चलानी है। बेहतर है कि कैफ़े में जाके खुद फॉर्म भरिए, खुद समय लगाइए, ना कि कैफ़े के भरोसे, क्योंकि हर साल बहुत सारे लोगों को ये कैफ़े वाली दिक्कत आती है। तो अगर आपके पास लैपटॉप, कंप्यूटर नहीं है, तो आजकल किसी दोस्त से माँग लीजिए, 4-5-6 लोग के दोस्ती के ग्रुप में एक एक आध लैपटॉप तो निकल ही जाता है। लेके बैठिए, सभी लोग एक साथ भर लीजिए फॉर्म। सारे फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स एक साथ रख के प्रॉपर एक फ़ोल्डर अलग-अलग बना के, जैसे जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं यही करता था। मैं, भैया और 3-4 जो दोस्त लोग थे, हम लोग क्या करते थे कि एक-एक फ़ोल्डर अलग-अलग नाम से, जैसे मेरे घर का नाम गोलू है तो गोलू नाम से एक फ़ोल्डर बन गया, छोटू नाम से एक फ़ोल्डर बन गया। तो अलग-अलग नाम से एक फ़ोल्डर बना-बना के सारा पहले डॉक्यूमेंट एक जगह कर लेते थे, सारी फ़ोटोज़ एक जगह कर लेते थे, फिर फॉर्म भरना स्टार्ट करते थे। मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये काम कीजिएगा, ठीक है? एक दिन थोड़ा समय दीजिए, एक दिन पढ़ाई ब्रेक करने से कुछ नहीं होगा। तो जैसे यूपीएससी का पूरा नोटिफिकेशन देख लीजिए कि यूपीएससी का क्या नोटिफिकेशन है, यूपीएससी ने क्या बात कही है, ठीक है? फोटो लगानी है तो नीचे नाम लिखना है कि नहीं, नीचे डेट लिखना है कि नहीं, फोटो कितनी पुरानी होनी चाहिए, फोटो का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, चश्मा लगा के फोटो खींचना है कि बिना चश्मे का खींचना है। थोड़ा सा इस बातों पे समय दे लीजिए, डिटेल्स नोट करिए और फिर फॉर्म भरना स्टार्ट कीजिए। फिर दूसरी चीज़ है, मैं इसीलिए टू द पॉइंट कुछ बातें नोट करके लाया, मैं वही चीज़ डिस्कशन करूंगा, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करूंगा। दूसरी चीज़ है, सर्विस रेफरेंस को लेके कई लोग पूछ रहे थे कि सर मेरे आई इतनी है, -7 है, मेरा नॉक नी है, मेरा कुछ फ्लैट फुट है, तो क्या मैं आईपीएस को एज अ सर्विस प्रेफरेंस भरूं कि नहीं भरूं? मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अभी सर्विस प्रेफरेंस आपको सारी भर देना चाहिए जो आपको अच्छी लगती है। इवन अगर आपको लगता है कि आपको आईपीएस फर्स्ट जगह पे भरना है और आपको लगता है कि आपका फ्लैट फुट है, नॉक नहीं, या कोई ऐसी बीमारी है कि आप आईपीएस नहीं बन सकते, मेरे हिसाब से तब भी आपको अभी भर देना चाहिए सर्विस बेसिस में। क्यों? मेडिकल होता है प्रॉपर, आपके भरोसे यूपीएससी नहीं बैठा है, चिंता मत कीजिए। आपका पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगी, इंटरव्यू के अगले दिन आपका प्रॉपर मेडिकल होगा। अगर मेडिकल बोर्ड कहता है कि आप फिट हो तो आप फिट हो। आपको भले से लगता है कि आपका, क्योंकि कई मैंने ऐसे लड़कों को देखा है, कई ऐसे उनको देखा है कि उन्होंने खुद से सोच लिया कि नहीं यार, हमारा तो हाइट 164.5 है या 164.7 है और हम नहीं भरेंगे। बाद में मेडिकल में जाते हैं तो हाइट निकलती है 165.5, क्योंकि भाई उनकी हाइट का जो क्राइटेरिया, जो उनको चेक करना हाइट, वो अलग तरीके से, उनकी मशीन है, उनकी सारी चीज़ें, वो
आप उस बोर्ड पे छोड़ दीजिए, मेडिकल बोर्ड पे आपका डिटेल्ड मेडिकल चेकअप होता है, आपका ब्लड चेक होगा, यूरिन चेक होगी, आपका प्रॉपर फ्लैट फुट नॉक नी जो, और हो सकता है कि उनको चेक करने पे ना लगे कि आप अनफिट, तो वो नहीं करेंगे जबरदस्ती आपको अनफिट। तो बेहतर है अगर आप सर्विसेज में कोई भी सर्विस अपने हिसाब से अभी भरिए। अभी से इस बात की टेंशन मत लीजिए कि मुझे तो ये बीमारी है, मुझे वो दिक्कत है, तो भरेंगे ही नहीं सर्विस। बेहतर है कि आप भरिए अगर आपको कोई सर्विस पसंद है तो, और लेट द मेडिकल बोर्ड डिसाइड द फाइनल थिंग्स। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सर्विसेज से ये सारी चीज़ें हैं। एक नॉर्मल सर्विसनेस मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, आईएएस हम लोग सामान्यतः अपने भारत में क्या है, सभी लोग आईएएस पहले पे भरते हैं, तो मैंने भी आईएएस पहले पे ही भरा था। सेकंड नंबर पे आईपीएस भरा था। जिसको इंडिया में रहना होता है, तो भाई जिसको ऐसा है कि अपने देश में रह के ही काम करना है, होता है, जिसको लगता है कि नहीं हम तो अपने घर के आसपास ही काम करेंगे, ठीक है, हम बाहर नहीं जा सकते। हालांकि आप घर के आसपास कभी नहीं रहोगे, ये भूल जाओ, जीवन में कभी नहीं रहोगे। आपको अपना होम कैडर मिल जाएगा तो भी आप घर के आसपास नहीं रहोगे। खैर, जिसको ये डाउट रहता है कि नहीं उसको अपने समाज अपने समुदाय में ही रह के काम करना है, तो वो आईपीएस को सेकंड प्रेफरेंस भर देता है, आईएफएस को, फॉरेन सर्विस को फोर्थ फिफ्थ प्रेफरेंस में डाल देता है। आईआरएस कस्टम और आईटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सामान्यतः आईआरएस कस्टम पहले भर दिया जाता है, आईआरएस आईटी उसके बाद भर दिया जाता है। इसके बाद एक दो सर्विसेज हैं, जैसे IAAS है, बहुत अच्छी सर्विस है, ऑडिटिंग अकाउंट सर्विस, तो उसको भर देना चाहिए। मेरा जनरली एजम्पशन है, बेसिकली मेरा एजम्पशन किस बात पे कि मैंने यही भरा था। ठीक है, तो मैंने यही भरा था। जनरली हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हमारे पहले दूसरे प्रेफरेंस में से ही हमें मिल जाए नौकरी, और हम इस प्रक्रम से मुक्ति पा सके। तो सर्विस प्रेफरेंस को लेके मैं ये चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो अच्छा खासा वीडियो इस बात पे हो गया। अब दूसरी बात है थोड़ा पढ़ाई को लेके, थोड़ी प्लानिंग को लेके, कि अभी से हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। मई जून तक, जो मई में एग्ज़ाम है, 25 मई को शायद आपका एग्ज़ाम होना है, तो हमारी उसको लेके क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मुझे एक दो बातें इसमें बतानी है। अब धीरे धीरे जो 26 जनवरी बीत गया, तो अब धीरे धीरे आप अपना जो मोमेंटम है वो शिफ्ट कीजिए इन डायरेक्शन ऑफ प्री। अब मोमेंटम शिफ्ट करने का समय आ गया कि आप थोड़ा सा प्री की ओर अब धीरे धीरे अपने आप को शिफ्ट कीजिए। थोड़ा अप्रोच, एप्टीट्यूड, है ना, इस पे काम कीजिए। अपने एटीट्यूड को भी उस तरह से रखिए, बहुत पॉजिटिव रखिए कि यार ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता है तो भी हम थोड़ा रिस्क लेंगे, है ना। तो वही कहता हूँ कि एटीट्यूड भी बहुत मैटर करता है चीज़ों को लेके, कि कई बार लगता है सर हमने तो ये चीज़ नहीं पढ़ी है, ये किताब नहीं पढ़ी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारी किताबें पढ़ के ही यूपीएससी प्री निकलेगा। यूपीएससी प्री का अगर कट ऑफ देखोगे तो 45% 50% मैक्सिमम इतना ही कट ऑफ जाता है। आप अपने ठीक ठाक कम किताब पढ़ के भी आपका प्री निकल जाता है, मैं इसका खुद बहुत बड़ा गवाह हूँ। तो एप्टीट्यूड सही होना चाहिए, बेसिकली थोड़ा रिस्क लेने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आप नहीं रट सकते, एग्जाम रट के नहीं जा सकते, आप रट के देश को नहीं चला सकते, सिंपल एज दैट। थोड़ा रटना, थोड़ा समझना, तो दोनों चीज़ें, बिना रटे भी नहीं काम चलेगा, और केवल रट के भी नहीं काम चलेगा, तो थोड़ी चीज़ें होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है धीरे धीरे प्री के अपने आप को शिफ्ट कीजिए। और मेरा यही सजेशन है कि होली तक या 15 मार्च तक जो आपको सूटेबल लगे, होली या 15 मार्च तक आप मेंस की पढ़ाई उसके बाद बंद कर दीजिए। मेंस की पढ़ाई बंद करने का ये तात्पर्य है कि अभी आप मान लो अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, मैं एक नॉर्मल सा डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ। अगर आप अभी 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप 5 घंटे प्री फोकस्ड, यानी प्री की टेस्ट, प्री की क्विजेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्री बेस्ड करंट अफेयर्स के क्विज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप 5 घंटे करो। नोट्स बनाना, ये काम करो 5 घंटे। 2-3 घंटे आप मेंस पे अपना दे सकते हो। मेंस में भी प्रायोरिटी मेरे हिसाब से तीन चीज़ें जनरली होती हैं। एक होता है ऑप्शनल, दूसरा होता है आपका ये जीएस, ठीक है, और तीसरा होता है आंसर राइटिंग, जो आप लोग अपने हिसाब से डिवाइड करते हो। तो मैं सजेशन दूंगा कि पहला प्रायोरिटी देना है ऑप्शनल की आंसर राइटिंग पे। तो जैसे जिन बच्चों का सिलेबस ऑप्शनल का एक बार रीड हो चुका है, मैं ये सजेशन दूंगा कि होली तक जो आप कर रहे हो, अगर मेंस में 2 घंटा 2.5 घंटे का समय दे रहे हो, तो ढेर सारे ऑप्शनल का आंसर राइटिंग कर लो। एटलीस्ट कुछ नहीं तो 5-6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके उसकी स्ट्रक्चरिंग कर लो, उससे रिलेटेड फैक्ट्स एक जगह लिख लो। तो जैसे मान लो मेरा हिंदी साहित्य ऑप्शनल था, तो मैं अभी क्या करता कि मैं 5 साल का पीवाईक्यू उठाता, सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन गूगल सर्च कर लेता, कुछ क्वेश्चन जो मॉडल आंसर है वहाँ मिल लेता, अपने मॉडल आंसर मिलते जो मार्केट में वो ले लेता, और वहीं पे नोट्स बना लेता कि पहले का ये पॉइंट, दूसरे का ये पॉइंट, तीसरे का ये पॉइंट। तो नोट्स बनाते हुए चल लेता अगले 1-1.5 महीने, 1 महीने बेसिकली, सवा महीने। तो मैं ये काम कर लेता। इससे क्या होगा ना कि प्री के बाद आपको सीधे बूस्ट मिल जाएगा, जो रॉकेट में बूस्टर्स लगे होते हैं, तो आपको बूस्टर्स का फायदा मिल जाएगा प्री के बाद। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि मार्च तक आप ये काम कर लेना, होली तक एटलीस्ट अपने ऑप्शनल को जितना मजबूत कर सकते हो कर लेना।
ठीक है। जिनका एक दो बार प्री निकल चुका है पहले, जो प्री में थोड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, वो 1 अप्रैल तक भी इस चीज़ को खींच सकते हैं। ठीक है, वो खींच सकते हैं 1 अप्रैल को, क्योंकि देखो प्री नो डाउट बहुत अनसर्टेन होता है, लेकिन मेंस उतना ही सर्टेन होता है। तो मेंस अगर आपने ढंग से लिखा तो आपकी इंटरव्यू कॉल आती ही आती है। मेरी भी हर बार आई है इंटरव्यू कॉल, तो कोई बड़ी बात नहीं होती है इंटरव्यू कॉल आना। ठीक है, मेहनत पे डिपेंड करता है। तो ऑप्शनल, पहली प्रायोरिटी ऑप्शनल में आंसर राइटिंग। दूसरी प्रायोरिटी, जैसे जिसका ऑप्शनल अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है, जिसको लगता है कि सर मेरा तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ है, तो मैं ये सजेशन दूंगा कि ऑप्शनल रीडिंग कर लो, सेकंड प्रायोरिटी इसको दे लो। तो रीड कर, एटलीस्ट ये ना रहे कि प्री के बाद हमें ऑप्शनल पढ़ना है। ठीक है। जिसका ये भी नहीं है, जिसका ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो थर्ड प्रायोरिटी वो दे सकते हैं जीएस आंसर राइटिंग पे, कि जिसका ऑप्शनल भी कंप्लीट है, जिसका आंसर राइटिंग भी उसने ऑप्शनल कर लिया है, तब वो जीएस आंसर राइटिंग 1 डेढ़ घंटा जीएस और ऑप्शनल पैरेलली लिख सकता है, जिसका सारी चीज़ें कंप्लीट है। जैसे कई लोग होंगे कि 2 बार मेंस लिख चुके होंगे, कई ऐसे भी लोग होते हैं यहाँ पे, है ना, 2 3 बार मेंस लिख चुके हैं, तो वो अभी ये काम करिए, क्योंकि आपका पक्की बात है मेंस में फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपके साथ ये प्रॉब्लम हुई होगी तभी नहीं हो रहा, आपने आंसर राइटिंग पे उतना काम नहीं किया होगा, तो अभी आपको मार्च 15 मार्च तक कर लेना चाहिए। तो ये हो जाता है मेरे हिसाब से 15 मार्च तक का काम। और अभी से मई तक आपको एक काम ये करना है, जो मैं एक स्ट्रेटजी बोलूंगा, टेस्ट रिवीजन टेस्ट। खूब सारे टेस्ट लगाने हैं, भर भर के टेस्ट लगाने हैं, उसका रिवीजन करना है और उसको फिर से टेस्ट लगाना है, अगला टेस्ट लगाना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मुझे पॉलिटी पढ़नी है, तो मैं पॉलिटी का 2 टेस्ट लगाऊंगा। 2 टेस्ट पॉलिटी का मतलब 100 100 क्वेश्चन वाले दो जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो उठा लूंगा, उनको सॉल्व करूंगा, उनकी गलतियों को नोट करूंगा कि यार, और हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। सबसे पहले तो अभी मैं 100% अटेम्प्ट करूंगा। एग्जाम में कितने अटेम्प्ट करने हैं, कम अटेम्प्ट करने हैं, ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, थोड़े दाएं अटेम्प्ट करने हैं, बाएं अटेम्प्ट करने हैं, ये चीज़ डिसाइड करूंगा मैं एग्जाम के थोड़े दिन पहले। अभी से ये चीज़ का टेंशन नहीं लूंगा कि मुझे कितना अटेम्प्ट करना है, मुझे क्या नहीं अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी से मैं इस बात की टेंशन नहीं लूंगा, मैं टेंशन डिसाइड करूंगा एग्जाम के 15 दिन पहले। अभी मैं कोशिश ये करूंगा कि 100% अटेम्प्ट करूँ। क्यों? मैंने भी कहा था एप्टीट्यूड और एटीट्यूड, तो एटीट्यूड भी आएगा थोड़ा रिस्क के प्रति सकारात्मक होने का, और एप्टीट्यूड भी बनेगा थोड़ा क्वेश्चन सही करने का, ना आते हुए भी क्वेश्चन सही कर पाने का। तो मैं यही सजेशन दूंगा कि अभी 100% अटेम्प्ट कीजिए, फिर पेपर ख़त्म होते ही 15 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, बैठिए, उस पेपर के साथ भिड़िए, माथा पच्ची कीजिए कि यार ये क्वेश्चन में क्या सोचते तो सही हो जाता। इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग कीजिए। देखिए क्वेश्चन, सोचिए कि यार ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, तो मैं क्या सोचता मेरा सही होना चाहिए था। गलतियों को नोट करिए पन्ने पे, 4 5 पेज के नोट्स बनाइए हर टेस्ट के, फिर लगाइए वापस टेस्ट। इन गलतियों पे काम करके अगला टेस्ट लगाइए। इस पूरे पॉलिटी को उठा के, गलतियों को सीख के हिस्ट्री का टेस्ट लगाइए। हिस्ट्री पॉलिटी को एक साथ लेके फुल टेस्ट लगाइए। तो बेसिकली अपनी पुरानी गलतियों को कम करते जाइए, पुरानी गलतियों को कम करते जाइए और टेस्ट लगाते जाइए। यही होगा प्री के लिए हमारा काम। लास्ट लेकिन नॉट लीस्ट, जो हम लोग कहते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सी सेट। तो जो बच्चे, है ना, जो भाई और बहन लोग तैयारी कर रहे हैं, सी सेट को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। कई बार वो आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। सी सेट में मैं ये सजेशन दूंगा, 15 20 मिनट डेली कॉम्प्रिहेंशन रीड करिए विद इन मिनट्स। तो देखिए 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट में हमारे कॉम्प्रिहेंशन हो रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिए, आंसर मिलाइए, देखिए कि अगर गलती हो गया तो क्यों हुआ, क्या सोच के करते तो ये क्वेश्चन सही हो जाता। तो इन चीज़ों पे अभी से काम कीजिए। तो सबसे पहला टारगेट कॉम्प्रिहेंशन कर लीजिए, कि अगले 1 महीने में कम से कम ये दिक्कत ना हो कि हमें कॉम्प्रिहेंशन भी नहीं हो रहा है, हमसे कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो ये दिक्कत आपको अगले 1 महीने में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या करना है, जब कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा तो सी सेट पे क्या करना है, मैथमेटिक्स के वो टॉपिक्स उठाने हैं, सारे टॉपिक्स नहीं, रीजनिंग के सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं हमको, कि हमने यूट्यूब पे वीडियो देखा, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, ये सब के चक्कर में मत पड़िए। बेहतर है उन टॉपिक्स को उठाइए जो इजीली आप सॉल्व कर पाएँ। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टॉपिक लेता हूँ, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मान लो मैं 2 महीने कोचिंग करूँ या 2 महीने की वीडियोज़ देखूँ, तो हो सकता है मेरे से सॉल्व हो जाए। लेकिन हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे 15 मिनट लग जाए। मैं कतई प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ूँगा। पहले तो 2 महीना पढ़ना पड़ रहा है, तो उसे उतना पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम में 15 मिनट लगा ले रहा है। मैं ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा, जैसे आज का दिन है शनिवार, तो 25 या 5131 साल बाद आज कौन सा दिन पड़ेगा, है ना, 26 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। मैं इन वाली टॉपिक्स को, 2 की पावर 446 के लास्ट में कितना आएगा, या 16 की पावर 342 के लास्ट में कितना आएगा, ये सारी चीज़ें जो पावर वाली हैं, जो छोटे मोटे गुणा भाग वाली हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, तो इसका मान बताओ,
ये जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, जो बस केवल आपको ट्रिक्स पता चल जाए, कॉमन सेंस पता चल जाए, तो एग्जाम में 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं। कि एक मेढक 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, 1 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है, फिर कितनी बार में 12 सेंटीमीटर का खंबा कूद जाएगा। तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि भैया जब 11 पे आ जाएगा तो कूद के वो पार चला जाएगा, या 10 पे आ जाएगा तो कूद के पार चला जाएगा। वो 12 पे आके जबरदस्ती वापस नहीं जाएगा कि नहीं नहीं चलो हम वापस जाते हैं, क्योंकि हम तो हर बार 1 सेंटीमीटर ऊपर जा रहे थे, 2 सेंटीमीटर, फिर एक नीचे, वो ये सब नहीं सोचेगा। मेंढक भी आजकल बुद्धिमान है, कुएं से बाहर निकलना चाहता है, कूप मंडूक नहीं है वो भी, तो वो 12 पे जाके कूद जाएगा बाहर। कहने का मतलब है, बस केवल कॉमन सेंस की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हमारे, क्यूब को काटने वाले क्वेश्चन। तो बेहतर है इन टॉपिक्स पे आप जोर मारिए। 20 टॉपिक्स ऐसे पकड़ लोगे ना, तो 5 6 7 तो मैंने ही बता दिए। 20, 2 ट्रेनें जा रही है, लो एक टॉपिक और हो गया। तो ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक्स कर लोगे जो कि 1 1 मिनट में सॉल्व हो जाए। 20 भी ऐसे पकड़ लिए तो 20 टॉपिक्स ये, और 27 28 कॉम्प्रिहेंशन, 48 क्वेश्चन हो जाएगा सी सेट, कभी नहीं रुकेगा। तो सी सेट पे ये काम कीजिए, पूरा सी सेट का सिलेबस, सी सेट के हर टॉपिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।